गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए हम लोग मॉक टेस्ट 10 करेंगे अभी कर चुके हैं हम लोग। अब मॉक टेस्ट 11 आज करने जा रहे हैं। देखो एसबीआई और आईबीपीएस में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस को मैं डेली करा रहा हूं। आज 11 नंबर मॉक टेस्ट में हम लोग क्या क्या करेंगे। देखो सबसे पहले आपको पारा जंबल दिया गया है। क्या दिया गया है? पारा जंबल। और इस पारा जंबल्स में आपका डर तो बहुत हद तक अब खत्म हो गया होगा, है ना। आइए देखिए एक पारा जंबल जो लिखा गया है कैसा है, आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? अब मुझे तो लग रहा है कि आपसे बन जाएगा। देखते हैं। एम्ब्रेसिंग दीज गोल्स, कौन से गोल्स? जैसा कि मॉक टेस्ट 10 में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, वहां पर भी सेम बताया था ये बात कि अगर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी सेंटेंस में यूज किया गया है तो आपको विशेष ध्यान वहां देने की आवश्यकता है, वह स्टार्टर नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है ना कि उसके वो किस नाउन के लिए आया है, किस नाउन को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, किस नाउन का पोजीशन दिखा रहा है, ये आपको पता करना पड़ेगा। वो किस सेंटेंस में लिखा गया ये आपको पता करना पड़ेगा। और वो वाला सेंटेंस स्टार्टर होगा, इसका मतलब ए यहां पर स्टार्टर नहीं है। तो कौन है स्टार्टर फिर? दूसरा, दीज गोल्स, फिर लिखा वही बात, ये भी स्टार्टर नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी स्टार्टर ढूंढ रहे हैं। अब देखिए द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इसके बारे में बात किया। और इसमें एसडीजीज लिख रहा है और इसमें बाय यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिव द एसडीजीज। अब सीडीई में अगर देखोगे तो किसको पहले रखा जाना चाहिए? एक बात याद रखना दोस्त, हमेशा फुल फॉर्म को हम लोग प्राथमिकता देंगे। ये जो पूरा लिखा है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी, ये पूरा फुल फॉर्म पहले आना चाहिए, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म आना चाहिए। तो सी पहले आएगा या डी? इतना तो अब आप बता सकते हैं कि सर डी तो नहीं होगा अब स्टार्टर। डी अगर अब स्टार्टर नहीं होगा तो कौन हुआ स्टार्टर? सी। एक नंबर पे कौन आएगा? सी। एक नंबर पे कौन आएगा? सी। ये हो गया हमारा स्टार्टर। अब इससे रेफरेंस ढूंढते हुए हम लोग सेकेंड लाइन ढूंढेंगे। फर्स्ट सेंटेंस हमें मिल गया, क्या कह रहा है? द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज, ये सर्व करते हैं वर्ब एज अ कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट के रूप में। किन के लिए? ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी के लिए, वैश्विक समृद्धि के लिए, फोकस करते हुए क्या करने के लिए? गरीबी का उन्मूलन करने के लिए, प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और क्या एक बेहतर फ्यूचर हो यह सुनिश्चित किया जा सके। ये अब आप देख रहे हैं कि टॉपिक ऑफ द डिस्कशन भी है। टॉपिक ऑफ द डिस्कशन भी है ये वाला सेंटेंस। सी नंबर है या नहीं है? बोलते बता दीजिए। है तो सी हो गया एक नंबर। अब इसके बाद कौन सा सेंटेंस आना चाहिए? तो यहां पर आप देखोगे ना तो एसडीजी गोल सर्व एज द, किस रूप में यह काम करता है? एक ब्लूप्रिंट के रूप में। क्या क्या चीज के लिए? प्रॉस्पेरिटी के लिए, पॉवर्टी को इराडिकेट करने के लिए, प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, सबों के लिए। तो ये सब चीज क्या लिखा? सब कहीं ना कहीं गोल्स के बारे में बात कर रहा है। कर रहा है क्या? बोलिए। ये सब गोल्स हैं। तो ये गोल्स जो हैं कौन दिया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं ये कौन बनाया है? किसके द्वारा ये स्टैब्लिश किया गया है? पहले ये जानना चाहिए। तब लिखेंगे 2 नंबर पे बी। क्या आएगा 2 नंबर पे बी? ये गोल्स जो हैं यूएन के द्वारा स्टैब्लिश किए गए हैं, जो एनकम्पास करता है, सम्मिलित करता है, शामिल करता है एक रेंज ऑफ इंटरकनेक्टेड टारगेट्स को, जिसमें कि हंगर को खत्म करना है, हेल्थ को प्रमोट करना है, एजुकेशन को बढ़ाना है, जेंडर इक्वालिटी को ठीक करना है, और क्लीन एनर्जी का एक्सेस लाना है। ये सारा इतना रेंज बताया गया जो किसके द्वारा लाया गया है? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एस्टैब्लिश्ड है ये एसडीजीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स,
है ना। इसका मतलब सेकंड पे कौन आएगा, बी। तो हमारा पेयर बनना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले आएगा सी, उसके बाद आएगा बी, सी के बाद आएगा बी। अब क्या लिखोगे, तब ये एसडीजी क्या है, क्या क्या गोल्स है, कौन इसे स्टैब्लिश किया है, ये बता दिए, मतलब इंट्रोडक्शन आपने दे दिया एसडीजी का। अब आइए इसके शॉर्ट फॉर्म पे। एसडीजी का दो जगह लिखा गया है, तो कौन है पहले एसडीजी, इसको पढ़िए। ये स्ट्राइव करते हैं टैकल करने के लिए कौन, प्रेसिंग चैलेंजेस को, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, इनइक्वालिटी है, सामाजिक अन्याय है, क्या लक्ष्य रखते हुए क्रिएट करने के लिए इंक्लूसिव और सस्टेनेबल सोसाइटीज को, कब तक, 2030 तक ये चीज पूरा कर लेगा, इसके लिए एसडीजी स्ट्राइव कर रहा है। तो ये कैसे काम कर रहा है, एसडीजी क्या है, उसको वो गोल्स क्या है, कौन इस्टेब्लिश किया है और क्या काम कर रहा है, ये बात आप बता दीजिए। ओके, कैसे कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, ये काम कर रहा है, काम ये कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, तो नेशंस को यूनाइट करते हुए। कैसे काम कर रहा है, तो नेशंस को यूनाइट करते हुए, ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिविजुअल्स को, सबको एक कलेक्टिव एफर्ट से एसडीजी एनविजन करता है, प्रयास करता है एक वर्ल्ड को जहां की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, बैलेंस्ड हो, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन हो, सोशल इक्वालिटी हो और रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन हो। ऐसा ये कोशिश कर रहा है नेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स को यूनाइट करते हुए। ठीक है, तो इसके बाद तो यही आ जाना चाहिए, सीबीडी। पहले सबसे पहले एसडीजी क्या है, फुल फॉर्म बताए, फिर बताए यूनाइटेड नेशंस उसे स्टैब्लिश किया, कुछ कुछ गोल्स दिया, रेंज दिया हुआ है, वो कैसे काम कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है एसडीजी ये बताए, कैसे काम कर रहा है ये बता दिए। तो अब आपका थर्ड पे था ये नंबर डी और चौथे पर आ गया ई, बच के आ गया 5 नंबर। 5 नंबर कौन है, अब एक ही सेंटेंस बचा हुआ है, ए। अब एम्ब्रेसिंग दिस गोल्स, और ये सारा गोल्स जो लिखे हम लोग, ये गोल्स को एम्ब्रेस करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए करना, ये क्या है, जरूरी है। क्या करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, ज्यादा इक्विटेबल, रेजिलिएंट, मतलब ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, कंक्लूजन आप यहां से ड्रॉ करा रहे हैं। फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये सब चीज बहुत जरूरी है, ऐसा ए में बोला गया, जो कि कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है। तो 5वें नंबर पर वो आ गया। तो हमारा पेयर क्या बना, सी बी डी ई ए, सी बी डी ई ए, सी बी डी ई ए, ये पेयर बन गया। चलिए, पहले नंबर पे सी, दूसरे पे बी, तीसरे पे डी, चौथे पे ई, 5वें पे ए। अब जवाब दीजिए, तीसरे पे कौन, तो पेयर क्या बना था, सी बी डी, सीबीडी क्या था, सीबीडी ई ए, ई ए। तो तीसरे नंबर पे पूछ रहा है, तीसरे नंबर पे कौन है, डी। डी कहां है, आंसर हो गया 1 नंबर। ठीक है, आइए नेक्स्ट, सीबीडी ई ए, सीबीडी ई ए, ये हमारा अरेंज करने के बाद बना है, रीअरेंज करने के बाद बना है। चौथे नंबर पे कौन, चौथे नंबर पे ई, आंसर हो गया 4 नंबर। नेक्स्ट हमारा अरेंज किया हुआ क्या है, स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, सीबीडी ई ए। पूछ रहा है सेकंड कौन है, सेकंड पे है बी, आंसर हो गया 5 नंबर। एक बार आप जब अरेंज कर लेते हैं ना, तो बहुत आसान हो जाता है बनना। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एक अनाउंसमेंट जो मैं पहले भी किया हूं, आज फिर से एक बार याद दिला दे रहा हूं। 30 नवंबर को आरआर कैंपस एक फाउंडेशन बैच लेकर के आ रही है, और ये बैच दोनों ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में होगी। अगर आप पटना में ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप कहीं दूर दराज बैठे हुए हैं और आप आरआर कैंपस का फाउंडेशन बैच करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल होगा सिर्फ 999 रुपए में, जो कि पहले दाम इसका प्राइस कितना था, 5,999, लेकिन दिवाली ऑफर में आरआर कैंपस आपको 999 में ये प्रोवाइड करा रही है। इस बैच में सिर्फ आप इंग्लिश ही नहीं पढ़ेंगे, रीजनिंग भी, मैथ्स भी और जीएस भी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये बैंक का होगा या एसएससी का होगा, तो ये फाउंडेशन कोर्स है भाई। फाउंडेशन कोर्स में बैंक, एसएससी, रेलवे को सेपरेट करके नहीं पढ़ाते, सबको एक साथ पढ़ाया जाता है। ऐसा पढ़ाया जाता है कि आप कोई भी एग्जाम दो आप उसे क्रैक कर सकते हो। ठीक है, सीटी पैटर्न पर ये बैच होगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो जिनको भी जरूरी हो ये बैच आप जरूर ले लें, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ये 5वां सेंटेंस, सी बी डी ई ए हमारा अरेंज किया हुआ पार्ट था।
पांचवा पूछ रहा है, पांचवें पे आ रहा है ए, मतलब ऑप्शन नंबर 5। ओके, अब क्या है, एक सवाल और होगा। फर्स्ट सेंटेंस सी से शुरू किए थे, ऑप्शन नंबर ए। एक बार अगर आप पारा जंबल को अरेंज कर लो ना तो 5 क्वेश्चन यूं ही निकल जाता है, कुछ करना ही नहीं होता। और पारा जंबल देखने में भले ही आपको थोड़ा डरावना लगता था शुरू में, अब तो बहुत हद तक कॉन्फिडेंस आ गया होगा। और मुझे उम्मीद है कि ये डेली प्रैक्टिस से, डेली मॉक टेस्ट में जो आप एक पारा जंबल सॉल्व कर रहे हैं, इससे आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और ये स्कोरिंग बदल जाएगा। हमारा टैगलाइन ही है, अब इंग्लिश व स्कोरिंग, है ना। चलिए अगला, अब क्या किया जा रहा है, वर्ड स्वैपिंग का क्वेश्चन दिया गया है। करेक्ट पोजीशन में लाना है 4 वर्ड्स को, मतलब 4 वर्ड्स जो बोल्ड किए गए हैं वो सही पोजीशन में नहीं होंगे, आपको उनको क्या करना होगा, सही पोजीशन में लाना है। अगर गलत है तो आइए, ये है आपके पास हाउस, रन, कैपेबल, स्पूल, ये 4 वर्ड्स हैं। आपको बताना है कि किस किस को अरेंज कर दें। सब अपने जगह सही है क्या? देखो तो, एक लार्ज हाउस ऑफ वायर, कोई मतलब बनता है क्या? तार का बड़ा घर क्या होगा? नहीं, तो ए को तो रिप्लेस करेंगे ही करेंगे। 5 नंबर ऑप्शन को हटा दो, 3 नंबर को हटा दो, क्योंकि ए नहीं है यहां, तो ए को रिप्लेस करेंगे। किससे करेंगे? अब वायर का क्या होगा? स्पूल। अब ये स्पूल वर्ड ना मॉक टेस्ट 10 में भी आया था, स्पूल वर्ड, जो मैंने बताया था पतंग उड़ाने वाला, जहां पर ये धागा लपेटा रहता है जिसमें, उसे ही आप स्पूल कहते हैं। तो ये वायर का स्पूल, मतलब जिसमें वायर लपेटा हुआ रहता है, उसी को कहेंगे आप स्पूल। तो ए को डी से रिप्लेस करोगे, ए को डी से रिप्लेस करोगे तो 2 जगह है, 2 जगह है, मतलब ये ऑप्शन तो कट गया, या तो पहला या दूसरा। तो इसके लिए आपको बीसी चेक करना पड़ेगा। बीसी चेक करो। विल बी नीडेड टू रन द केबल लाइन, केबल लाइन को रन कराने के लिए, तो टू रन अपने जगह सही है, मतलब इसे अरेंज करने की जरूरत नहीं है। बी और सी अपने जगह सही है, इसलिए आंसर हमारा होगा ए को डी से रिप्लेस अगर कर दें ऑप्शन नंबर ए, तो सेंटेंस हो जाएगा ग्रामेटिकली करेक्ट, मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द जीएसटी काउंसिल नीड्स टू मीट मोर ऑफन एंड टर्न, क्या सब अपने जगह सही है? बताइए। जीएसटी काउंसिल सब्जेक्ट, नीड्स वर्ब हो गया, टू मीट टू प्लस V1 नॉन फाइनाइट वर्ब, मोर ऑफन प्राय, और क्या करने का? टर्न करने का। इट्स टू डू लिस्ट इनटू ए मस्ट टू डू लिस्ट एक्सपीडियसली, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, मतलब सारा अपने जगह सही है। वर्ड्स को कहीं से किसी वर्ड को किसी दूसरे के साथ रिप्लेस करने की, सब्स्टिट्यूट करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड हमारा आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ए ग्रैंड प्रोसेशन स्ट्रीट्स थ्रू द रोड ऑफ द फेस्टिव सिटी, किसको किससे बदलोगे? किसको किससे बदलोगे? आइए, एक ग्रैंड प्रोसेशन, ठीक है, सब्जेक्ट, ओके, प्रोसेशन यहां सब्जेक्ट हो गया, नाउन, और इसके लिए एडजेक्टिव है, डिटरमाइनर है, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद चाहिए वर्ब, तो वर्ब है यहां पर रोल्ड, जो कि यहां आ जाना चाहिए। रोल्ड थ्रू द कहां से आया? तो बी को सी से बदलेंगे, बी को सी से बदलेंगे। ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत, यहां पर बीसी है, यहां पर बीसी है। ए अपने जगह सही है। ग्रैंड प्रोसेशन, फेस्टिव प्रोसेशन होगा नहीं, स्ट्रीट प्रोसेशन होगा नहीं, ए को डी से बदलने का कोई मतलब नहीं बनता। थ्रू द फेस्टिव सिटी, ये सही है, तो इसको रिप्लेस नहीं करना है। आंसर होगा बी सी ऑप्शन नंबर 2, बी सी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। एज द बॉय वॉक्ड इनटू हिज फेवरेट टीचर्स क्लासरूम ही रियलाइज्ड, मतलब ए भी सही है, जैसे ही वह वॉक किया फेवरेट टीचर के क्लासरूम में, जैसे ही वह गया वह रियलाइज किया, तो ए और बी दोनों अपने जगह सही है, तो इसे रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं। ए और बी दोनों अपने जगह सही है। आंसर अब केवल सी डी को चेक करना है, दैट इट वाज ए क्लास टू हैव इज बेस्ट फ्रेंड इन द सेम पार्क। नो, गलत, इस दोनों को एक्सचेंज कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्यों? इट वाज द पर्क टू हैव हिज बेस्ट फ्रेंड इन द सेम क्लास, उसी क्लास में उसी के साथ उसका बेस्ट फ्रेंड हो, या उसके लिए एक पर्क था। पर्क था मतलब समथिंग एक्स्ट्रा था, एडिशनल था।
है ना। जैसे ही लड़का अपने फेवरेट टीचर के क्लासरूम में प्रवेश किया, वह पाया कि वह उसके लिए कि यह चीज इसके लिए पर्क साबित हुआ, पर्क हुआ, क्योंकि उसका जो बेस्ट फ्रेंड था वह उसके साथ उसी क्लास में था, है ना। पर्क मतलब समथिंग एक्स्ट्रा जो आपको मिलता है उसे पर्क कहते हैं, इसलिए चॉकलेट का भी नाम रखा गया है पर्क। तो ये क्लास को पर्क से रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब सी को डी से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो द आंसर इज डी। नेक्स्ट, unraveling the fishing line wrapped tightly around the spool and the fisherman prepared to cast his pole। अब ये सब्जेक्ट के लिए वर्ब हो गया। अब फिशिंग लाइन जो है रैप्ड टाइटली, कहां, स्पूल के अराउंड, बहुत स्पूल आ रहा है इधर 2 दिन से, और सब्जेक्ट यहां पर ये हो गया अनरेवलिंग, जेरंड। तो ये सब्जेक्ट अपने जगह सही, फिशिंग लाइन को जो कि रैप्ड टाइटली स्पूल के अराउंड, फिशरमैन क्या किया, प्रिपेयर्ड किया, क्या, टू कास्ट हिज पोल। तो सब अपने जगह सही है, इसलिए नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड, नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड हो गया। अब देखिए 11 से 15 में छोटा वाला पारा जंबल दिया गया है, मतलब एक सेंटेंस को 4 या 5 फ्रैगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। आपको बताना है सही ऑर्डर उन फ्रैगमेंट्स का, उन पार्ट्स को सही ऑर्डर में अरेंज कैसे किया जाएगा, क्या होगा, जो कि कैसे अरेंज करेंगे, किस ऑप्शन को आप चुनेंगे जो सेंटेंस मीनिंगफुल बन सके। तो देखिए आइए, द लीव्स प्लांट्स रिलीज द के बाद क्या मूव्ड आएगा, नो। फ्रॉम द रूट्स टू, कहां, रूट्स टू कहां, तो क्या लिखोगे, टू। वंस वाटर इज, तो टू फ्रॉम द रूट्स, जड़ से कहां, टू द लीव्स, है ना। रूट से कहां, फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ये स्ट्रक्चर बनना चाहिए। मतलब क्या हुआ, बी ए का पेयर बनेगा। अगर बी ए का पेयर बना तो ये गलत, ये हो सकता है, ये गलत, बी ए नहीं है, ये तो नो, मतलब ए बी सी डी लिखा हुआ है, अगर कोई रीअरेंजमेंट आप नहीं करते हैं तो। अब या तो ये होगा या ये होगा। अगर ये है तो बी से शुरू होगा, मूव्ड फ्रॉम वर्ब से शुरू होगा, जो कि मीनिंगलेस बात बन रहा है, तो बी से शुरू आप नहीं करेंगे, इसलिए आंसर क्या होगा, 2 नंबर, सी बी ए डी। पूरे को उठा पटक करने की जरूरत नहीं है, बस टेक्निकली सॉल्व करो, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैसे जाएंगे, ठीक है। अब देख लो यहां, रिलीज द व्हाट, तो द के बाद नाउन चाहिए, एक्सेस लिक्विड को किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12, aspects as they seek to projects are acutely aware of these maximize efficiency and quality labor contractors in infrastructure। तो these ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इनके बाद क्या आना चाहिए, इनके बाद क्या आना चाहिए, कोई नाउन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कोई नाउन। तो दीज एस्पेक्ट्स हो सकता है, यहां पर प्रोजेक्ट्स भी नाउन में लिखा गया है, तो बी के बाद आप ए लिखेंगे या बी के बाद सी लिखेंगे, यही कुछ होना चाहिए, है ना। तो बी के बाद या तो ए या सी। चलिए आगे देखिए क्या आंसर होना चाहिए हमारा। सब्जेक्ट ढूंढो, तो कौन है सब्जेक्ट इसमें, सब्जेक्ट कौन है, देखिए तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, कहां, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट है वो ये नाउन है, लेकिन ये दोनों नाउन क्या करेगा, कंपाउंडिंग नाउन बना देगा। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स ही सब्जेक्ट है, और इसी के लिए वर्ब आया है आर। मतलब डी और बी का पेयर तो बना, अगर डी और बी का पेयर बना तो ये ऑप्शन खत्म, डी बी चाहिए, बी डी नहीं चाहिए, गलत गलत, आंसर हो गया सी नंबर, डी बी। ठीक है, देखिए क्या बना, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आर एक्यूटली अवेयर, क्या चीज का, अवेयर ऑफ दीज एस्पेक्ट्स एज दे सीक टू के बाद V1
मैक्सिमाइज एफिशिएंसी और क्वालिटी, जैसा कि वह चाहते हैं मैक्सिमाइज करना किसे, एफिशिएंसी और क्वालिटी को। तो एसी का भी पेयर बन रहा है, टू मैक्सिमाइज है ना ऐसा, इसलिए क्या आंसर हो गया, डी बी ए सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्लैरिटी ऑन बेनिफिट शेयरिंग एंड respect to dispute resolution, the revised guidelines lack, do not inspire confidence with। चलिए अब सब्जेक्ट देखो तो कौन सा लग रहा है इसमें, ये रिवाइज्ड गाइडलाइन सब्जेक्ट हो गया, लैक हो गया वर्ब है क्या, बोलिए, सब्जेक्ट हो गया वर्ब हो गया, लैक व्हाट, क्या चीज का कमी है, तो कोई नाउन लिखना होगा, ये नाउन है नहीं, सीडी का पेयर नहीं बनेगा, सीडी का पेयर नहीं बनेगा तो ये दो ऑप्शन कट गया, सी से लास्ट भी नहीं होगा, गाइडलाइंस लैक, तो सी से लास्ट भी नहीं करेंगे आप, वर्ब के बाद लैक व्हाट, क्या चीज का कमी है ये चाहिए, वो भी नहीं लिखेंगे, तो सी के बाद ए, सी के बाद ए, दोनों जगह है सी के बाद ए, लेकिन क्या बी से शुरू होगा या सी से शुरू होगा ये देखना है, तो निश्चित रूप से सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, और सब्जेक्ट बी में नहीं है, रेस्पेक्ट टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बाद कॉमा भी तो नहीं है ना, इसलिए सी से शुरू करेंगे, बी से नहीं, सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। आंसर हो गया 4 नंबर, आंसर हो गया 4 नंबर। एज आई थिंक कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है और आसानी से आप बना पा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 एंड शुरू ही नहीं करोगे, ये कट गया, ए से शुरू नहीं करोगे, ए से शुरू नहीं करोगे, 3 ऑप्शन कट गया, मतलब डी से शुरू किया जाएगा, इंडिया सब्जेक्ट विल रिमेन वर्ब ए मल्टीपल प्लेयर मॉडल, ये डी हो गया। डी के बाद क्या आना चाहिए बताइए, डी के बाद क्या आना चाहिए, तो एक में है सी और एक में है बी, बी में क्या लिखा है, कंटिन्यू टू, अब ये कंटिन्यू तो वर्ब हो गया, जबकि सब्जेक्ट को वर्ब मिल चुका है, अब कहां से वर्ब लिखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद तो वर्ब आएगा नहीं, इसलिए डी के बाद बी नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर 4 कट गया। द करेक्ट आंसर इज बी, द करेक्ट आंसर इज बी, डी सी बी ए, इंडिया विल रिमेन अ मल्टीपल प्लेयर मॉडल, उसके बाद सी वेयर द कंज्यूमर हैज अ चॉइस टू, अब ये 2 के बाद V1 है ना, सी के बाद बी, सी के बाद बी, बन गया सी बी का पेयर, आंसर हो गया 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, आसानी से आप बना सकते हो, बताओ, to accept digital transactions due to the network connectivity issues and reluctance, many merchants especially in rural areas remain unable or unwilling to pay charges for what are often low value transactions। क्या होगा, तो इसमें अगर सब्जेक्ट देखोगे तो टू एक्सेप्ट ये सब्जेक्ट है नहीं, बी वाला देखो तो कनेक्टिविटी इश्यूज एंड रिलक्टेंस, और सी में देखोगे तो मेनी मर्चेंट्स, ये सब्जेक्ट लग रहा है ना, ये सब्जेक्ट है, मेनी मर्चेंट्स सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट है तो सी से ही शुरू करना चाहिए हमें, और डी में तो लिख रहा है टू पे, तो अगर इसे बना लें, बहुत सारे मर्चेंट खास करके ग्रामीण क्षेत्र में रिमेन अनेबल वर्ब क्या रहते हैं, सक्षम रहते हैं या अनविलिंग रहते हैं, क्या करने के लिए, टू एक्सेप्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन, सी से शुरू करेंगे तो सी के बाद टू एक्सेप्ट, सी ए का पेयर बना, सी ए का पेयर बना, सी ए ढूंढोगे, यहां पर है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये उल्टा लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया, इसलिए आंसर है ए, आंसर है ए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 to 20 फिलर का क्वेश्चन दिया हुआ है और बड़ा ही मजेदार फिलर है, आइए देखिए। आई वॉज गोइंग आउट वेन द टेलीफोन डैश, 2 घटना है भाई, एक मैं बाहर जा रहा था और दूसरा टेलीफोन रिंग वर्ब से बनाया गया मतलब बजा, तो 2 घटना पास्ट में है, एक कंटिन्यू हो रहा था उसी बीच में दूसरा हुआ, तो जो कंटिन्यू हो रहा था ना उसे आप किस में रखेंगे बता दो, पास्ट कंटिन्यूअस में, और उसी बीच में जो दूसरा घटना हुआ उसको किस में रखोगे, तो पास्ट इंडिफिनिट में रखेंगे ना,
तो ये देखिए आई वॉज गोइंग आउट, वॉज गोइंग पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, इसी बीच में दूसरा घटना घटा तो आप लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। किस में लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। फोन बज रहा था नहीं, जिस वक्त मैं बाहर जा रहा था उस वक्त टेलीफोन बजा, ये है V2। आंसर हो गया हमारा। रिंगिंग तो होना ही नहीं है, हैड रैंग तो नहीं होता, हैड रंग भले हो सकता, वो भी पास्ट परफेक्ट हो गया तो वो भी नहीं होता। B5 भी गलत, पास्ट की घटना है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। आई वॉज गोइंग आउट वेन द टेलीफोन रैंग, जब फोन बजा मैं बाहर जा रहा था। सी यूज्ड टू के बाद V1, यूज्ड टू के बाद V1 आफ्टर हिम वेर एवर ही वेंट, जहां भी वह जाता था वह उसके पीछे पीछे जाया करती थी। ये पास्ट का हैबिचुअल एक्शन, पास्ट का हैबिचुअल एक्शन को आप किससे दिखाते हैं? पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को आप किससे दिखाते हैं? तो यूज्ड टू के साथ आप V1 लिखते हैं। तो ये देखिए V4 में लिखा कट गया, ये फॉलो थ्रू नहीं फॉलो अप, ये भी V1 ही है, ये V2 है कट गया। अब बताओ फॉलो होगा या फॉलो थ्रू होगा या फॉलो अप होगा, कौन सा होगा बताइए? फॉलो अप कहने का मतलब होता है असिस्ट करना, फॉलो थ्रू का मतलब होता है कंटिन्यू एंड रीच अ कंक्लूजन या ड्रॉ अ कंक्लूजन। ड्रॉ अ कंक्लूजन मतलब कंटिन्यू करके कोई निष्कर्ष निकालना, नहीं वह उसका पीछा करती थी जहां भी वह जाता था। तो फॉलो इज द करेक्ट वर्ड पीछा करने के सेंस में। शी यूज्ड टू फॉलो आफ्टर हिम वेयर एवर ही वेंट। ठीक है, नेक्स्ट। The artist's unique style and creative vision dash a sense of wonder and awe among viewers। ये क्या होगा? अब सेंस ऑफ वंडर लाया है तो आर्टिस्ट यूनिक स्टाइल, जो आर्टिस्ट का यूनिक स्टाइल और क्रिएटिव विजन क्या किया, तो कुछ तो पॉजिटिव वर्ड लाना होगा। पॉजिटिव वर्ड लाइएगा तो देखिए डिफाइड निगेटिव वर्ड हो गया कट गया, वीकेंड हो गया निगेटिव वर्ड कट गया, सप्रेस्ड दबाया कुचला निगेटिव वर्ड, रेस्ट्रिक्टेड प्रतिबंधित किया निगेटिव वर्ड, है ना, ये सारा वर्ड क्या हो गया? गलत हो गया। तो क्या बच रहा है? क्या बच रहा है? डिफाइड करना में तो वही होता है, रेस्ट्रिक्ट करना, चैलेंज रखना, रेस्ट्रिक्टेड चैलेंज लाना, तो ये भी गलत हो गया। इवोक्ड करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इवोक्ड मतलब चलाना। द आर्टिस्ट यूनिक स्टाइल एंड क्रिएटिव विजन इवोक्ड द सेंस ऑफ वंडर। क्या डेवलप किया, क्या लाया? तो एक सेंस ऑफ वंडर और ऑ अमंग व्यूअर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, द म्यूजिशियन सोलफुल परफॉर्मेंस एंड हार्टफेल्ट लिरिक्स डैश द डीप इमोशनल कनेक्शन विथ द ऑडियंस। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या लगता है आपको, बताइए? म्यूजिशियन का सोलफुल परफॉर्मेंस और हार्टफेल लिरिक्स क्या किया? एक डीप इमोशनल कनेक्शन जो है ऑडियंस के साथ क्या किया? तो फॉर्ज किया। फॉर्ज किया मतलब क्रिएटेड, सही ऑप्शन। सीवर्ड मतलब क्या होता है? कट करना, काटना, गलत। डिसरप्टेड बाधित करना, बाधित का क्या होगा? डीप इमोशन कनेक्शन लाया है ना। डिसएन्चेंटेड ये भी नेगेटिव हो गया, हमें चाहिए पॉजिटिव वर्ड, तो ये दो ऑप्शन कट गया। कटा या नहीं कटा बता दो। अब ये रेमिफाई मतलब क्या होता है ना, अलग अलग शाखा में बांट देना, स्प्लिट इनटू ब्रांचेस, स्प्लिट इनटू ब्रांचेस, रेमिफाई, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया? फोर्स्ड, क्रिएटेड। ठीक है, कुछ ऐसा चीज डेवलप कर देना जो कि बहुत स्ट्रांग हो, तो मैं लिख ही देता हूं क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग, समथिंग स्ट्रांग, समथिंग स्ट्रांग, कुछ ऐसा स्ट्रांग चीज क्रिएट कर देना, इवॉल्व कर देना, विकसित कर देना, डेवलप कर देना जो कितनी आसानी से खत्म नहीं हो। इसलिए आंसर क्या हो गया? 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द सडन इकोनॉमिक डाउनटर्न डैश अ वेव ऑफ अनसर्टेनिटी अमॉन्ग इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस ओनर्स। बताइए क्या होगा? ये जो अचानक से इकोनॉमिक डाउनटर्न आया, ये क्या किया? एक वेव ऑफ अनसर्टेनिटी को क्या किया?
और निश्चितता का एक लहर को क्या कर दिया, तो खाली कर दिया। डिप्लीट करना मतलब खाली कर देना, एम्प्टी बना देना। एलिविएट करना मतलब कम कर देना, नहीं। फोस्टर्ड बढ़ा देना। फोर्टिफाइड करना मतलब जब्त कर देना। इग्नाइटेड मतलब ट्रिगर करना, सक्रिय बना देना। एक्टिवेट कर देना, अनसर्टेनिटी को एक्टिवेट कर देना, अनसर्टेनिटी को ट्रिगर कर देना। तो सही ऑप्शन क्या है? अचानक से जो आर्थिक डाउनटर्न हुआ, इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ, वह क्या लाया? एक अनिश्चितता के लहर को ट्रिगर कर दिया, सक्रिय कर दिया, बढ़ा दिया, ऐसे आप कहेंगे। फोस्टर मतलब तो जमा करने के सेंस में होता है ना। खत्म। ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन हो गया ए। अब आइए 21 से 25 एरर का क्वेश्चन, और बहुत आसान क्वेश्चन है एरर का, बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए आप बता देंगे, सारा क्वेश्चन का जवाब आपको मालूम है। इन द पॉन्ड, पॉन्ड में द स्मॉल गपी फ्लैप्ड। अब ये इसके लिए लिखा गया है ना। तो क्या ये पर्सन है जो हीज लिखोगे? नहीं, इट्स। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इट्स, हीज नहीं, इट्स। इट्स टेलफिन बैक एंड फोर्थ टू स्विम नेक्स्ट टू द बिगर फिश। अब ये क्या है ना, छोटा छोटा जो मछली वगैरह होते हैं वो क्या करती है? अपने टेल फिन को बैक, पीछे और आगे करती है, स्विम टू द बिगर फिश की तरफ, है ना। तो ये मछली के बारे में ही बोल रहा है, एक तरह से समझो। वो क्या करता है? तो अपना, तो यहां अपना मतलब हीज लिखेंगे या इट्स लिखेंगे? इट्स लिखेंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 22। सिंस द पुलिस हैज, अब ये पुलिस वर्ड जो है ये प्लूरल है। पुलिस क्या है? प्लूरल है। ध्यान देना, पुलिस होता है प्लूरल, पुलिस क्या होता है? प्लूरल है। अगर पुलिस मैन लिखेंगे तो ये सिंगुलर होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है पुलिस का एक आदमी। इसका मतलब पुलिस का एक व्यक्ति। और अगर आप लिखेंगे पुलिस मैन, MEN, पुलिस मैन, तो ये होगा प्लूरल। इसका मतलब होगा पुलिस का एक से ज्यादा व्यक्ति, पुलिस का एक से ज्यादा व्यक्ति, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहां पर पुलिस प्लूरल है, इसलिए हैज नहीं लेगा, क्या लेगा? हैव। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। एन ऑकुलिस्ट इज अ मेडिकल प्रोफेशनल हु स्पेशलाइजेस इन डिजीजेस एसोसिएटेड फॉर द आईज। याद रखना, हमेशा एसोसिएटेड विथ होता है। एसोसिएटेड प्रीपोजिशन क्या लेता है अपने साथ? विथ। तो यहां पर एसोसिएटेड लिखा हुआ, ये फॉर नहीं लेगा, क्या लेगा? किसके साथ जुड़ा हुआ, किसके लिए जुड़ा हुआ नहीं, एसोसिएटेड विथ। याद रखिएगा, हमेशा ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, एसोसिएटेड विथ। इसलिए ऑप्शन कौन सा? कौन सा? डी नंबर, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 24। द इन्वेस्टर सोल्ड all of his stocks after having a premonition about the market crashes। आ रहा है समझ में क्या बोला जा रहा है? The investor sold all of his stocks after having a premonition about the market crashes। नहीं, market crashes के बारे में जानने के बाद नहीं, market crashing के बारे में जानने के बाद। जेरंड लिखना होगा ना, मार्केट का क्रैश करना, तो मार्केट क्रैशिंग लिखेंगे, है ना। तो ये क्रैशेस को क्रैशिंग बनाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? इफ लॉजिकल माइंड, सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, डू नॉट प्रिवेल, वर्ब हो गया प्लूरल। यदि लॉजिकल माइंड प्रिवेल नहीं करता है तो एक मेजर वार विल ब्रेकआउट, एक बड़ा वार क्या होगा? फैल जाएगा। मॉडल के बाद ये V1 लिखा है। स्प्रेड आउट मतलब, ब्रेकआउट मतलब फैल जाना। बिटवीन
किसके बीच में? दो लार्जेस्ट, द टू लार्जेस्ट गैंग्स के बीच में, शहर में। तो पूरा सेंटेंस सही है ये। इफ लॉजिकल माइंड्स डू नॉट प्रिवेल, यदि ऐसा होता है तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? फर्स्ट कंडीशनल हो गया, फर्स्ट कंडीशनल हो गया ये। कैसे? ये वाला है पहले कंडीशनल क्लाउज। कंडीशनल क्लाउज किस में रखेंगे आप? कंडीशनल क्लाउज किस में रखेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखेंगे। और मेन क्लाउज को किस में रखोगे? फ्यूचर इंडिफिनिट में रखोगे, फ्यूचर इंडिफिनिट में रखोगे। अब यहां देखिए डू नॉट प्रिवेल प्रेजेंट इंडिफिनिट, और ये मॉडल के साथ V1 फ्यूचर इंडिफिनिट। मतलब सेंटेंस क्या है? सही है, कोई गलती नहीं है, नो एरर। ठीक है, मॉक टेस्ट 11 के 25 क्वेश्चंस को हम लोगों ने समाप्त कर लिया। उम्मीद करता हूं कि सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस एक आरसी सेक्शन छूट रहा है, मैं उसके लिए कोई अलग सेशन देखता हूं, टाइम मैनेज करता हूं। ठीक है, अभी फेस्टिवल के सीजन में मुझे मालूम है कि आप व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी अपनी व्यस्तता के बीच भी आधा एक घंटा कभी निकाल लो समय और देखो। ठीक है, पढ़ो। हैप्पी छठ टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब हम लोग छठ के बाद क्लास करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।